नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खेती बाड़ी के साथ खरगोश पालन से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। कम पानी में कैसे लें सब्जियों से अधिक पैदावार। आज भारत में खरगोश पालन के प्रति किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। भारी मुनाफे को देखते हुए इस बिजनेस को पढ़े लिखे नौजवान किसान भी बेझिझक कर रहे हैं। खासकर छोटे और मंझोले किसान इस बिजनेस को करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बारे में विस्तार से जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा से। किसान भाइयों नमस्कार। पशुपालन में खरगोश पालन एक नया तो नहीं कहेंगे, एक पुराना विषय है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जब किसान इसको अपनाते हैं तो काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने घर में, हम अपने घर के पिछवाड़े में या हम अपने बड़े फार्म में भी इसका पालन कर सकते हैं। खरगोश चूँकि बहुत ही प्यारा पशु है और इसको मुख्यतः मांस के लिए एवं इसको ऊन के लिए, रेशे के लिए और चमड़े के लिए पाला जाता है। अब प्रजातियों की अगर बात करें तो प्रजातियां ऐसी आप रखेंगे जो आपको बाजार में मूल्य दें और उसको बेचने में आसानी हो। आमतौर पर खरगोश की दो प्रकार की नस्लें होती हैं। पहली मांस उत्पादन के लिए, दूसरी ऊन उत्पादन के लिए। मांस वाली प्रमुख नस्लों में है जैसे न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचला, ब्लैक जॉइंट, ग्रे जॉइंट इत्यादि प्रमुख हैं। खरगोश पालन के लिए स्थान का चुनाव जलवायु, खरगोशों की संख्या और उपलब्ध सुविधा आदि के अनुसार करना चाहिए। स्थान का अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। खरगोश पालन के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो। खरगोश पालन के विभिन्न पहलू पे अगर हम लोग बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है नस्ल का चयन। आप उन्नत नस्ल का चयन करेंगे। दूसरा जो इसका बिंदु है इसके आहार प्रबंधन पे। आहार प्रबंधन में आप किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स अगर आप खेती करते हैं तो वेजिटेबल वेस्ट, साग सब्जियों का जो बाई प्रोडक्ट है या जो वेस्टेज है उसका हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रूट्स, फल शामिल कर सकते हैं। अनाज भी देना आवश्यक होता है तो कंसंट्रेट यानी दाना मिश्रण भी हम लोग इसको इसके आहार में 30 से 40% तक रखें तो उसका प्रदर्शन, उसका ग्रोथ अच्छा प्राप्त होगा। और उसके अलावे खनिज लवण मिश्रण और विटामिन्स और मिनरल मिक्सर्स के साथ का भी आप प्रयोग करेंगे। हल्की नमक भी उसमें डालेंगे तो 2% मिनरल मिक्सर, 1% नमक, कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा के स्रोत करीब 70% एवं प्रोटीन के स्रोत 20 से 25% अगर आप लेके चलते हैं तो आप अच्छा दाना मिश्रण तैयार करके इसका पालन कर सकते हैं। खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए ताकि उनके नीचे से मलमूत्र की सफाई ठीक प्रकार से हो सके। अधिक संख्या में पिंजड़े होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस या बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजड़ों के बीच मलमूत्र को दूसरे पिंजड़ों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह छोड़ दें। खरगोश के पिंजड़े का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए।
ब्याने वाली मादा का पिंजरा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंध व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। इनके प्रजनन से संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें 5 से 6 मादी खरगोश के ऊपर एक नर खरगोश पर्याप्त होता है जो अच्छा ब्रीडिंग दे सकता है। एक मादी खरगोश चूँकि उसका गर्भाकाल काफ़ी छोटा होता है, वो 1 महीने का उसका गर्भाकाल होता है, 30 से 32 दिन का गर्भाकाल में बहुत अच्छा बच्चा देती हैं। 6 से 12 बच्चा देने का उसका एक रेंज है जो औसतन 8 से 10 बच्चे देती है। व्यावसायिक स्तर पर खरगोश पालन में प्रजनन व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। एक खरगोश का गर्भकाल 30 से 32 दिन का होता है तथा प्रसव के दूसरे दिन ही मादा खरगोश को पुनः गर्भित करवाया जा सकता है। परंतु सामान्य दशा में मादा खरगोश से बच्चों को अलग करने के उपरांत ही पुनः गर्भित करवाना चाहिए। इस प्रकार एक मादा खरगोश से एक वर्ष 4 से 6 बार बच्चे प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रत्येक व्यांत में 6 से 8 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। खरगोश 6 से 7 माह के बाद प्रजनन कराने लायक हो जाते हैं। प्रजनन सुबह व शाम के शांत वातावरण में ही करना चाहिए। मेटिंग के लगभग 14 से 16 दिन पश्चात मादा खरगोश का भ्रूण परीक्षण कर लेना चाहिए। और उसके जो चैम्बर में उसका जो कक्ष है उसमें एक छोटा बक्सा नुमा जरूर रख देंगे ताकि जब बच्चा होने के बाद उसमें हम लोग रख सकें बच्चों को। बच्चे में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और बच्चे जैसे ही 20-25 दिन के होते हैं तो वो मुलायम घास खाना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनको मुलायम घास, साग सब्जी, फल एवं हम लोग दाना मिश्रण के साथ उनका पालन करेंगे। साफ सुथरा आवास हो, उसका रखरखाव सही हो, नियमित रूप से सफाई हो तो आप बहुत सारी रोग बीमारियों से बचा सकते हैं। 6 से 8 सप्ताह की उम्र में ये करीबन 1.5 किलो के शरीर भार में आ जाते हैं और 5 से 6 महीने में ये लोग मार्केट वेट पे आ सकते हैं, मैच्योरिटी में आ सकते हैं। एक खरगोश जो परिपक्व है जिसका वजन 3 से 4 किलो हो चुका है उसको हम लोग मार्केट में 500-600 रुपया तक में भी बेच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक अच्छी आमदनी का स्रोत खरगोश साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, अपने इस नए व्यवसाय को आप अपना के स्वरोजगार की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन गुजरात में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 3 दिनों के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन पीएम मोदी ने सबसे पहले आज सोमनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी आफ्ताब के घर फिर जांच के लिए पहुंची है। दिल्ली पुलिस की टीम को मुंबई, हिमाचल, उत्तराखंड और गुरुग्राम में जो जानकारी मिली है उसको वेरीफाई करने और तमाम सबूत को फिर से कलेक्ट करने पहुंची है। पुलिस टीम के साथ आफ्ताब भी मौजूद है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में किसान विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती करके अच्छी आमदनी कमाते हैं और यदि किसान अपनी सब्जी वाली फसलों में ड्रिप लगाकर घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो कम पानी और कम खर्च में अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो किस प्रकार से उपयोगी है सब्जियों में ड्रिप और घुलनशील उर्वरकों का उपयोग, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जेसी शर्मा से। जैसे कि ज़्यादातर किसान आजकल
सिंचाई जो है करते हैं सब्जी वाली फसलों में ड्रिप के माध्यम से ही करते हैं, ताकि कम से कम जल से ज़्यादा एक क्षेत्र में सिंचाई की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाइयाँ भी दे सके। तो जैसे ड्रिप के माध्यम से जब हम सिंचाई देते हैं तो हमारे पास पानी जो है वो बड़े थोड़े एरिया में ही हम देते हैं, जो पूरा फील्ड को नहीं हम सिंचाई करते हैं, पौधे के नज़दीक ही हम करते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक वो सिंचाई बनी रहे। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। और जब हम ड्रिप का प्रयोग करते हैं तो हम खाद को भी ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, जिसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। और जब ड्रिप के माध्यम से खाद का प्रयोग करना हो सब्जियों में तो हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें हम जैसे फास्फोरस है, हम अगर हम छट्टा से खाद को ऐसे करते हैं, सरफेस एप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें तो हम सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रयोग में लाते हैं। लेकिन ड्रिप के माध्यम से हम दूसरी ऐसी खाद का प्रयोग करते हैं जो अच्छी तरह पानी में घुलती है और पाइप में वो अच्छी तरीके से वो जा सके। हमारे जो किसान भाई ड्रिप विधि से सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो वह अधिक पैदावार के लिए सब्जी फसलों में ड्रिप के द्वारा सिंचाई के साथ कौन कौन सी घुलनशील पोषक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, आइए जानते हैं। तो जैसे यूरिया है, इसका जो सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो इसको हम ड्रिप के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की जो सारी मात्रा है हम ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन फास्फोरस के लिए हमें थोड़ा सा ऐसी खाद का चयन करना पड़ता है जो पानी में घुलती हो। जैसे हमारे पास 15-15-15 है, 12-32-16 है, 19-19 है, इस तरह का हम मिक्सचर लेते हैं जिससे हम फास्फोरस की जो भरपूर मात्रा है उसको हम पौधे में सब्जी में दे सकें। उसके बाद रहा हमारे पास पोटासियम के लिए भी हम ये हमारे पास म्यूरेट ऑफ पोटास है, ये पानी में अच्छी घुल जाती है, तो इसको भी हम ड्रिप के माध्यम से प्रयोग में ला सकते हैं। तो जो भी क्वांटिटी होती है एक बीघा के लिए कितनी हमारी खाद प्रयोग में होनी है तो उसको हम देख लेते हैं कि अगर हम ड्रिप के माध्यम से 30 सिंचाइयाँ अगर किसी फसल को दे रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि 30 में से 15 सिंचाइयाँ ऐसी होती है जिनमें हम खाद डालते हैं, 15 सिंचाइयों में खाद नहीं डालते हैं। जैसे एक सिंचाई में खाद डाली तो दूसरी सिंचाई में हम सिंपल इरिगेशन करेंगे, सिंपल पानी ही देंगे। फिर हम तीसरी सिंचाई में फिर खाद डालेंगे, चौथी सिंचाई में फिर हम इरिगेशन ही करेंगे। इसी तरह हर एक अल्टरनेट जो सिंचाई होगी उसमें हम खाद का प्रयोग करेंगे। जो भी एक बीघे के लिए मात्रा होती है खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की, उसको हम 15 हिस्सों में बांट लेते हैं, 15 स्प्लिट्स में बांट लेते हैं। और उसी तरह हम हर एक सिंचाई में खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। एक सिंचाई में हम खाद का प्रयोग कर लेते हैं, एक में हम सिंपल सिंचाई ही करते हैं। इस तरह किसान लोग अपने इस खाद की पूरी मात्रा को कम से कम जो भी सिंचाइयाँ होती हैं उसकी आधी सिंचाई, जैसे किसी में 20 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है ड्रिप के माध्यम से, तो 10 सिंचाइयों के माध्यम से खाद डालें, 10 से सिंपल एक सिंचाई ही करें। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो भी खाद हम ड्रिप में डालते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और जैसे हम 15-15-15 या 12-32-16 या 19-19-19 ये NPK के मिक्सचर हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास में। तो जितने सबसे पहले हम देखते हैं कि फास्फोरस कितनी गई पौधे में, और उस फास्फोरस को देने के साथ साथ हमारे से उस मिक्सचर के माध्यम से कितनी हमारे पास नाइट्रोजन गई, कितनी हमारे पास पोटास गई, उस मात्रा जो बची हुई मात्रा रहती है सब्जी की, उसको हम बाद में ड्रिप के माध्यम से डाल सकते हैं। तो इसी तरह जब किसान खाद को भी पानी को भी ड्रिप के माध्यम से सब्जियों में प्रयोग में लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पौधे को पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, अच्छी गुणवत्ता की वो सब्जी तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में
सिंचाई दे सकते हैं। और एक फर्टिलाइज़र जो है, जिसको फर्टिलाइज़र उपयोग क्षमता जो है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और जब किसान लोग अपने पानी को भी, खाद को भी ड्रिप के माध्यम से प्रयोग करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको इस प्रणाली से, इस टेक्निक से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा सब्जी उत्पादन में या दूसरी और फल उत्पादन में, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन गुजरात में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 3 दिनों के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन पीएम मोदी ने सबसे पहले आज सोमनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी आफ्ताब के घर फिर जांच के लिए पहुंची है। दिल्ली पुलिस की टीम को मुंबई, हिमाचल, उत्तराखंड और गुरुग्राम में जो जानकारी मिली है उसको वेरीफाई करने और तमाम सबूत को फिर से कलेक्ट करने पहुंची है। पुलिस टीम के साथ आफ्ताब भी मौजूद है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 17 से 25% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 9 से 13% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 7 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं फसल में समय पर बिजाई के लिए उन्नत किस्में DVW 621-50, WH 1105, HD 3086, राज 4037, PBW 343, PBW 502, PBW 550, DVW 17, HD 2967, HD 2329, राज 3077, राज 1482 आदि किस्मों का प्रमाणित बीज 25 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। गेहूं फसल में बुआई के समय 22 किलोग्राम DAP और 24 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से बेसल के रूप में प्रयोग करें। गेहूं की फसल में दीमक की रोकथाम के लिए क्विनालफास 1.5% चूर्ण 6 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से भूमि में अंतिम जुताई के समय मिला देवें। चने की बिजाई के लिए किसान भाई सिफारिश की गई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज जैसे GNG 2261 जिसे केसो के नाम से जानते हैं, GNG 1958 जिसे मरुधर के नाम से जानते हैं, GNG 2144 जिसे तीज के नाम से जानते हैं, GNG 1581 जिसे गणगौर के नाम से जानते हैं, GNG 2171 जिसे मीरा के नाम से जानते हैं को प्राथमिकता देवें। देसी चने के लिए 15 किलोग्राम और काबुली चने की 25 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। चने की बिजाई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बेसल के रूप में प्रयोग करें। चने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के बाद पेंडिमेथिलिन 30 cc दवा की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन नोजल की सहायता से छिड़काव करें। जौ की बुआई का अंतिम समय चल रहा है। जौ की बुआई के लिए RD 2052, RD
2635 RD 2660 RD 2552 एवं RD 2592 एवं माल्टिस में RD 2503 DWRUB 52 DBWRUB 64 देरी से बुआई के लिए को प्राथमिकता देवें। गन्ने को गिरने से बचाने के लिए आमने सामने की कतारों में 3 से 4 गन्ने के झुंड की पत्तियों से तिपाई के रूप में बांधना चाहिए। किन्नू के बागों में रोगों और अन्य कारणों से फल गिरने से रोकने के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से या प्रोपिनेल 70 WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रयोग किए जाने वाले घोल में जिब्रेलिक एसिड 20 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है राजाखेड़ा जिला धौलपुर के किसान सुरेंद्र कुमार ने। आप अरहर की फसल में कीट रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो सुरेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज आपके सामने अरहर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे किसान भाइयों, आप सभी जानते होंगे कि आप लोगों ने अभी अरहर बोई हुई है और इसमें कई रोग और कीट भी अटैक करते हैं, यानी कि उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारी फसल बहुत बर्बाद हो जाती है और कभी कभार हमें मुनाफे से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अरहर में पहला रोग लगने की। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला रोग होता है उकठा रोग। इसका मुख्य कारण होता है फ्यूजेमिया, एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो कि बार बार फसल लेने के कारण उत्पादित हो जाता है। अब ये फसल में धीरे धीरे करके पेड़ों की जड़ों को खाना चालू करता है। इसमें जड़ें हरे डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं और पेड़ मुरझा जाता है, सफ़ेद और काली लकीरें बन जाती हैं। पौधा इसमें पनप नहीं पाता है और निढाल हो जाता है और इसकी जो जड़ें रहती हैं वो सब गलने लगती हैं और धीरे धीरे पौधा सूख कर मुरझा कर टूटने लगता है। तो किसान भाइयों, इससे सबसे पहले बचने का सबसे अच्छा और किफ़ायती और आसान तरीका ये होता है, जो उकठा रोग का जो पौधा होता है उसको ज़मीन से मट्टी सहित उखाड़ के और कहीं दूर ले जाके जहाँ आपका खेत नहीं हो वहाँ उसको अच्छी तरीके से जला दो, ताकि ये फंगस दूसरे पौधे को इन्फेक्ट ना करे। अगर ये पौधा अगर दूसरे बाजू वाले स्वस्थ पौधे के बाजू में रहेगा तो ये स्वस्थ पौधा भी खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसा हर बार ध्यान रख के करते रहना चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारिक करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पत्ती धब्बा रोग के बारे में। तो पत्ती धब्बा रोग जो होता है उसके अंदर पत्तियों के ऊपर पीले रंग के धब्बे आने लगते हैं, कभी कभार काले रंग के आते हैं। कलर जो होता है वो निर्धारित नहीं रहता है, पर हरा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जो फसल रहती है वो सूखती चली जाती है। ये रोग भी फसल को सुखाने वाला ही रहता है। इसमें भी मृदा का न्यूट्रिशन चला जाता है और फसल के अंदर पानी ऊपर चढ़ना कम कर देता है। धीरे धीरे ये भी पेड़ सूखता चला जाता है। इससे बचने के लिए होडोप्लस जिनेवा का प्रयोग करेंगे और 1